आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 181। कह रहा है द फिनोमिनन इन विच एन एलील ऑफ वन जीन सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एन एलील ऑफ अनदर जीन इज नोन एज। तो इसी को हम लोग इपिस्टैसिस बोलते हैं। जब किसी एक जीन का एलील किसी दूसरे जीन के एलील को दबा देता है, उसके प्रभाव को या सप्रेस कर देता है, तो इस घटना को हम लोग इपिस्टैसिस बोलते हैं। बहुत बार ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं और नई वाली एनसीईआरटी में इपिस्टैसिस की कोई भी चर्चा नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कह रहा है जीन विच मास्क द एक्शन ऑफ अनदर जीन इज टर्म्ड एज इपिस्टैसिस। अगर एक जीन किसी दूसरे जीन के एक्शन को अगर मास्क कर दे, जैसे मास्क से चेहरा ढका जाता है यानी बंद कर दे, तो द जीन इज कॉल्ड तो टर्म इज कॉल्ड इपिस्टैसिस। द जीन इज कॉल्ड इपिस्टैटिक जीन एंड द जीन हुज इफेक्ट इज मास्क्ड इज टर्म्ड एज हाइपोस्टैटिक जीन। जिसको ढक देगा, जिसके प्रभाव को ढक देगा तो उसे हाइपोस्टैटिक जीन कहेंगे, और जो ढकेगा उसे इपिस्टैटिक जीन कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे बॉडी कलर ऑफ माउस, चूहे के शरीर का रंग। शो द करेक्ट ऑप्शन इज इपिस्टैसिस। क्योंकि कोर्स में आएगा नहीं, इसलिए आप इसको क्रॉस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आता है 182। कह रहा है द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज फाउंड इन ए डिजीज कॉल्ड। तो कह रहा है कि पॉइंट म्यूटेशन का कौन सा एग्जाम्पल है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो सिकल सेल एनीमिया हमारा पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में फिर देख लेते हैं। देखिए सिकल सेल एनीमिया कह रहा है कि द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल पेयर ऑफ एलील HbA एंड HbS। तो इसी वजह से इसे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि 6 नंबर पर पेप्टाइड चेन में ग्लूटामिक एसिड होता है, इसकी जगह पर वायलिन आ जाता है। तो एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। अब इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व ओनली द रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड विद अनदर। तो पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि केवल एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे के द्वारा हटा दिया जाता है। वन टाइप ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज मिसेंस म्यूटेशन। दीज आर बेस चेंज दैट अल्टर द कोडोन फॉर एन अमीनो एसिड रिजल्टिंग इन इट्स सब्स्टिट्यूशन विद ए डिफरेंट अमीनो एसिड। तो एक जो पॉइंट म्यूटेशन है, तो एक टाइप में क्या होता है कि मिसेंस म्यूटेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक बेस होता है तो उसका कोडोन अल्टर हो जाता है अमीनो एसिड में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वायलिन आ जाता है, तो इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। अब ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 183 आ जाता है। कह रहा एन एबनॉर्मल ह्यूमन मेल फिनोटाइप इन्वॉल्विंग एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम XXY इज ए केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए अब डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 184 आ जाता है। कह रहा है द जीन विच रिमेन्स कन्फाइंड टू डिफरेंट रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम आर। तो वन जीन विच रिमेन्स कन्फाइंड टू डिफरेंट रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम, तो इसको हम होलैंड्रिक जीन बोलते हैं। तो देखिए होलैंड्रिक वर्ड का यूज जो है एनसीईआरटी में जो नई वाली है उसमें नहीं, इस चैप्टर में कहीं मिला है। फिर भी आप इस क्वेश्चन को इतने समझिए कि द जीन विच रिमेन्स कन्फाइंड टू डिफरेंशियल रीजन ऑफ Y क्रोमोसोम आर कॉल्ड होलैंड्रिक जीन। अब इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग 185 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज O, द पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी।
अगर किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पेरेंट यानी माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता है। तो हम लोग इसका वो बना लेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे ए और बी है तो इसको आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई अगर लिखें तो आई ए बी हो जाएगा, आई बी आई हो जाएगा, आई ए आई हो जाएगा और ये आई हो जाएगा स्मॉल में। तो ये ब्लड ग्रुप हमारा 0 हो जाएगा या ओ हो जाएगा, ये ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा। इसलिए हमारा ओ ब्लड ग्रुप संभव है इस वाले में। इसी तरह इसको बनाएंगे अगर हम, तो बना के देख लेते हैं इस तरह से। तो आई ए आई हो सकता है, देखिए आई ए भी हो सकता है, तब भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। लेकिन चूँकि ओ लाना है हमें, तो एक ही जब डोमिनेंट होगा दूसरा रिसेसिव होगा तभी वो आ सकता है। अगर दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे तो ए ब्लड ग्रुप आएगा, आई ए आई। तो यहाँ भी देखिए इसमें स्मॉल आई आएगा, इसमें आई ए आ जाएगा, इसमें आई ए आई आ जाएगा, इसमें आई ए आई आ जाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा और ओ हो जाएगा। तो इसमें भी ब्लड ग्रुप ओ आ सकता है। अब देखिए आगे देखते हैं, ये डी वाले में देख लेते हैं। डी वाले में तो आई बी आई हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ओ है, इसका मतलब स्मॉल आई है। तो आई बी स्मॉल आई आई बी स्मॉल आई। तो ये ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ये भी ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो इसमें भी ब्लड ग्रुप ओ की संभावना है। अब बचा हमारा ये सी, तो इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा सी वाले में ए बी है तो आई ए आई बी हो जाएगा, ए बी। और ओ है तो स्मॉल आई। तो आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप बी, कहीं भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं है। तो इसलिए यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है ब्लड ग्रुप कैन नॉट, पेरेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता, तो ये सी वाला नहीं हो सकता है। अगर सी वाला ब्लड ग्रुप होगा पेरेंट का तो कभी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ नहीं हो सकता, जैसा हमने निकाल के देखा। अब ये सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। हम देखें 186 देखते हैं। कह रहा है एल्बिनिज्म इज ए कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ व्हिच एंजाइम। तो टायरोसिनेज एंजाइम की अनुपस्थिति में एल्बिनिज्म होता है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो एल्बिनिज्म इज ए कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ टायरोसिनेज। तो टायरोसिनेज एंजाइम की अनुपस्थिति हो जाती है। इट इज एन ऑक्सीडेज दैट इट द रेट लिमिटेड या लिमिटिंग एंजाइम फॉर कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन। तो ये जो टायरोसिनेज एंजाइम है तो एक तरह से ऑक्सीडेज है, और ये क्या करता है कि जो मिलेनिन पिगमेंट है जिसके कारण हमारी बॉडी का कलर होता है उसको कंट्रोल करता है, मिलेनिन के प्रोडक्शन को। तो चूंकि आपके कोर्स में नहीं है इस समय, एल्बिनिज्म एनसीईआरटी में नहीं दिया गया इस चैप्टर में, आगे आएगा तो हम पढ़ेंगे, तो इसलिए क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा। अगर होगा तो पूछा जाएगा, उसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ऐसे हमारी समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 187 आ जाता है। कह रहा है द कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू आकर इन मेल देन इन फीमेल बिकॉज।
जो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है ये मेल में ज़्यादा देखने को मिलती है फीमेल की तुलना में। उसका कारण क्या है ये हमसे पूछा जाता है। तो देखिए, जीन फॉर कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो जो कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है हमारी, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और ये बीमारी एक्स क्रोमोसोम में होती है। तो देखिए एक्स एक्स और एक्स वाई। तो अगर जो है मेल में एक भी एक्स क्रोमोसोम में हो गई तो ये बीमारी शो होगी, जबकि महिला में अगर एक एक्स क्रोमोसोम में होगी तो ये नॉर्मल दिखाई देगी, कैरियर होगी, बीमारी का वाहक होगी, लेकिन बीमारी शो नहीं करेगी क्योंकि ये बीमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। तो चूँकि सेक्स क्रोमोसोम में पाई जाती है और रिसेसिव जीन के कारण है, इस वजह से मेल में तो दिखाई देगी, फीमेल की तुलना में ज़्यादा मात्रा में। तो द कलर ब्लाइंडनेस इज मोर लाइकली टू अकर इन मेल देन इन फीमेल बिकॉज जीन फॉर कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। तो सेक्स क्रोमोसोम में लोकेटेड है और ये बीमारी हमारी रिसेसिव है। तो अगर फीमेल में दिखना है तो दोनों क्रोमोसोम में होना चाहिए बीमारी का लक्षण, और अगर मेल में दिखना है तो केवल एक क्रोमोसोम में ही है तो शो हो जाएगी। इस वजह से मेल में ज़्यादा दिखती है फीमेल की तुलना में। अब देखिए सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और जानकारी होगी। कह रहा है कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेन दैन इन वोमेन। मैन की तुलना मैन में ज़्यादा होती है कलर ब्लाइंडनेस वुमेन की तुलना में, बिकॉज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ब्लाइंडनेस आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सेक्स क्रोमोसोम की जगह एक्स क्रोमोसोम होना चाहिए तो और बेहतर हो जाता। तो मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम वेयर एज फीमेल हैव टू एक्स क्रोमोसोम। आदमी में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है जबकि औरत में दो। इन मेल ओनली वन डिफेक्टिव एक्स क्रोमोसोम इज इनफ टू कॉज कलर ब्लाइंडनेस। तो पुरुष में क्या हो जाता है कि अगर एक ही एक्स क्रोमोसोम है चूँकि उसमें और उसी में बीमारी का लक्षण होगा तो वो कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा, जबकि फीमेल में केस में क्या है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो दोनों जब डिफेक्टिव होंगे तब कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी शो होगी। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड इज प्राइमरली अफेक्ट्स मेल। तो इस तरह के जो इनहेरिटेंस है वो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है और जनरली क्या होता है कि मेल को ज़्यादा प्रभावित करता है। अब क्वेश्चन नंबर 188 आ जाता है। कह रहा है ऑन बोथ नॉर्मल पेरेंट्स द चांस ऑफ ए मेल चाइल्ड बिकमिंग कलर ब्लाइंड आर। कह रहा है अगर दोनों नॉर्मल पेरेंट्स हैं तो मेल पेरेंट को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी हो, ये चांस कितना परसेंट है या कैसे चांस है कि कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो यहाँ देखिए कह रहा है नो। अब डी वाला आंसर करेक्ट है। कह रहा है पॉसिबल ओनली व्हेन मदर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड। व्हेन मदर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड यानी मम्मी के पापा यानी बच्चे के नाना को कलर ब्लाइंडनेस हो तभी संभव है। तो ध्यान दीजिए मम्मी के नाना में एक्स वाई होगा, वो कलर ब्लाइंड है, तो जो उनकी बेटी होगी वो कैरियर होगी। अब जब बेटी कैरियर होगी तो इसको देख लेते हैं। बोथ पेरेंट नॉर्मल हैं तो ये नॉर्मल भी दिखेगी क्योंकि देखने में तो नॉर्मल ही दिखेगी, होगी कैरियर। तो इस तरह बन जाएगा। तो ये एक्स डैश एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स हो जाएगा और ये एक्स डैश वाई हो जाएगा और ये एक्स वाई। यानी एक बेटी उनकी कैरियर होगी, एक नॉर्मल होगी। एक बेटा कलर ब्लाइंड बीमारी से पीड़ित होगा, एक नॉर्मल होगा। तो ये कब हो सकता है, देखिए कलर ब्लाइंड है सन को, ये चाइल्ड का मतलब उसमें बेटा भी हो सकता है बेटी, लेकिन मेल लिख दिया है तो इसका मतलब सन। तो देखिए डी वाले ऑप्शन के हिसाब से अगर माँ के पिता यानी बच्चे के नाना को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो उसकी माँ कैरियर होगी और एक कैरियर की शादी अगर नॉर्मल
लड़के से होती है तो एक लड़का कलर ब्लाइंडनेस होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी 25%। तो इसलिए डी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सी वाले विकल्प को देखते हैं। कह रहा है कि पॉसिबल ओनली व्हेन फादर्स मदर वाज कलर ब्लाइंडनेस। तो अगर जो लड़का है जिसके साथ शादी होना है उसकी मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो चूंकि पिता से वाई आता है और माँ से एक्स आता है, तो मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस वाला एक्स आ जाएगा तो वाई इसके पिता से आएगा। तो अगर लड़के की माँ को कलर ब्लाइंडनेस है तो या तो लड़का नॉर्मल होगा, अगर नॉर्मल होगा तो ये कंडीशन होगी, और अगर कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो ये कंडीशन होगी। तो अगर ये जीन आ गया तो लड़का खुद कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। लेकिन कह रहा है पॉसिबल ओनली व्हेन फादर्स मदर वाज कलर ब्लाइंड, तो कैरियर नहीं है कलर ब्लाइंड, तो इसमें भी लक्षण होंगे। तो जाहिर सी बात है चाहे ये क्रोमोसोम है चाहे ये है, दोनों में लड़का कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित होगा। तो नॉर्मल हो ही नहीं सकता है लड़का। तो पेरेंट अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब लड़के की माँ कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित नहीं है, नहीं तो लड़का खुद कलर ब्लाइंडनेस बीमारी से पीड़ित होगा, नॉर्मल नहीं होगा। इसलिए सी विकल्प नहीं हो सकता। अब देखिए बी देखते कह रहा है कि पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द 4 ग्रैंड पेरेंट हैड नॉर्मल विजन। तो देखिए चारों ग्रैंड पेरेंट जो हैं वो नॉर्मल विजन वाले होंगे। अगर अब देखिए अगर चारों ग्रैंड पेरेंट अगर नॉर्मल होंगे तो इसका मतलब लड़के के मम्मी पापा और लड़की के भी मम्मी पापा नॉर्मल हो। तो जब सब नॉर्मल होंगे तो फिर पॉसिबिलिटी कलर ब्लाइंडनेस की नहीं होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मेल चाइल्ड कलर ब्लाइंडनेस वाली की बीमारी से पीड़ित हो तो डी वाला विकल्प ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सॉल्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 189 क्वेश्चन आ जाता है। कह रहा है मिस्टर कपूर हैज बी स्मॉल बी ऑटोसोमल जीन पेयर एंड स्मॉल डी एलील्स सेक्स लिंक्ड। तो कह रहा है व्हाट शैल बी प्रपोर्शन ऑफ बी स्मॉल डी इन स्पर्म्स। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से विचार करना पड़ेगा। कह रहा है एक मिस्टर कपूर हैं तो बीबी ऑटोसोमल जीन पेयर है, तो ये बीबी जो है कैपिटल बी स्मॉल बी ये ऑटोसोमल जीन पेयर है और डी एलील इनका सेक्स लिंक्ड है। तो कह रहा है व्हाट शैल बी प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल बी डी इन स्पर्म। स्पर्म का मतलब शुक्राणु। तो ये ऑटोसोमल है और डी एलील सेक्स लिंक्ड है। तो चूंकि स्पर्म की बात कर रहा है, स्पर्म मेल में होते हैं ओवम फीमेल में, तो स्पर्म की बात कर रहा है तो एक्स और वाई अगर पुरुष में होंगे तो स्पर्म में एक्स गैमीट भी बन सकते हैं स्पर्म और वाई वाले भी बन सकते हैं। और डी एलील सेक्स लिंक्ड है, तो मान लिए हम इसको कि वाई के साथ ये लिंक्ड है। लिंक्ड है मतलब जुड़ा हुआ है, और इधर हमारा कैपिटल बी स्मॉल बी है। अब अगर इसका हम लोग बनाएंगे तो ये किस तरह से बनेगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए कैपिटल बी के साथ अगर ये स्मॉल डी चला गया तो बी स्मॉल डी हो जाएगा, या इस स्मॉल बी के साथ डी आ गया तो ये स्मॉल बी स्मॉल डी हो जाएगा, या फिर इस कैपिटल बी के साथ ये वाई चला गया तो कैपिटल बी वाई हो जाएगा। अगर ये स्मॉल बी के साथ वाई चला गया तो स्मॉल बी वाई हो जाएगा। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 सारे 1/4 1/4 हो जाएंगे। तो बी डी हमारा कितना होगा 1/4। तो सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। वन 90 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज। तो लिंकेज पर एक्सपेरिमेंट के लिए जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें सबसे सुइटेबल कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले हमें लिंकेज के बारे में समझना पड़ेगा। तो लिंकेज का मतलब ये होता है कि जो जीन होता है पेरेंट में वो किसी जीन के सेम लोकस पर होता है, उसके इतना नज़दीक होता है कि वो अलग होकर के नॉन पेरेंटल के साथ नहीं जा पाता है। जैसे मान लीजिए एक्स एक्स है और ये एक्स वाई है, तो इसमें क्या होगा, एक एक्स इस एक्स के साथ चला जाएगा तो ये एक्स एक्स हो जाएगा, ये वाला इस वाई के साथ चला जाएगा तो ये एक्स वाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये इससे अलग हो के इसके साथ नहीं चला जा रहा, ये डायरेक्ट एक्स एक्स आ गया है और इसका मान लीजिए एक एक्स आ गया तो ये साथ में आ गया, इसे लिंकेज बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये साथ में है, अलग होकर के नहीं जा पा रहा नॉन पेरेंटल के साथ। पेरेंटल मतलब अपने जनक के साथ ही है। अगर नॉन पेरेंटल के साथ चला जाएगा तो इसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, पुनर्योजन। तो अब क्या है कि इसमें देखिए कैपिटल है कैपिटल है, कैपिटल भी है, इसमें स्मॉल है स्मॉल है, स्मॉल भी है, मतलब ये प्योर है। इनमें क्या है देखिए स्मॉल है के साथ कैपिटल भी आ गया, इसी तरह इसमें सब में मिक्स है। तो इसमें प्योर है, कैपिटल है कैपिटल भी, इसमें स्मॉल भी, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव जो भी है वो प्योर है, प्योर फॉर्म में है। तो इसमें हम आसानी से इस चीज़ का पता लगा पाएंगे कि लिंकेज हो रहा है कि नहीं। अगर कैपिटल है साथ में जाएगा तो पता चल जाएगा लिंकेज है। अब इनमें क्या है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, कैसे पता लगाएंगे, उतना अच्छे से नहीं जान पाएंगे, इसलिए बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि कैपिटल है कैपिटल ही का क्रॉस कराएंगे स्मॉल भी इज सुटेबल फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज। यानी संलग्नता के लिए अगर हम प्रैक्टिकल या प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा यही विकल्प है। लिंकेज इज द टेंडेंसी फॉर सर्टेन जीन टेंड्स टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। तो लिंकेज जो है उसमें क्या होता है कि जीन साथ साथ चली जाती हैं, उसी को हम लोग लिंकेज कहते हैं। बिकॉज दे आर ऑन द सेम क्रोमोसोम, क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम में होते हैं और एक ही लोकस में भी होते हैं। Thus, parental combination of character are found more frequently in offspring than non-parental। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो कॉम्बिनेशन है पेरेंटल का वो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है तुलना में नॉन पेरेंटल के। यानी जनक वाले ही लक्षण आगे चले जाते हैं, नॉन जनक वालों के साथ कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, तो वो नहीं हो पाता। तो बी में क्यों है बी ऑप्शन करेक्ट, वो चीज़ हमने आपको बता दी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 191 आ जाता है, कह रहा है ऑफ ए नॉर्मल कपल हाफ ऑफ द सन आर हीमोफिलिक व्हाइल हाफ ऑफ द डॉटर आर कैरियर, द जीन इज लोकेटेड ऑन। तो ध्यान दीजिए अभी तक हम लोग जितने भी पढ़े हैं उनमें कहीं भी वाई लिंक्ड डिजीज के बारे में हम नहीं पढ़े, सेक्स लिंक्ड डिजीज ही हमारे कोर्स में है। तो एक तो दिमाग में आप ये बैठा लीजिए कि वाई लिंक्ड वाले की बात ही नहीं करना, केवल एक्स लिंक्ड ही होगी। अब यहाँ पर कह रहा है नॉर्मल कपल, एक नॉर्मल कपल है जिसमें कि आधे सन उसके हीमोफिलिक हैं और आधी डॉटर कैरियर है। तो कह रहा है द जीन इज लोकेटेड ऑन। तो कपल नॉर्मल है तो जाहिर सी बात है कि जो पिता होगा वो नॉर्मल होगा ऐसे, और जो माँ होगी वो कैरियर होगी, क्योंकि माँ में अगर दोनों क्रोमोसोम में बीमारी हो जाएगी तो हीमोफिलिक हो जाएगी। जब इस तरह की कंडीशन होगी तो हम इनका क्रॉस कराएंगे अगर, तो एक्स वाई हो गया, इधर ये एक्स एक्स हो गया, तो ये देखिए एक डॉटर इनकी कैरियर हो जाएगी और एक लड़का बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा। एक लड़की नॉर्मल होगी एक लड़का नॉर्मल होगा।
तो एक लड़की कैरियर होगी, एक लड़का हीमोफीलिया बीमारी से ग्रस्त होगा। तो वही कह रहा है कि हाफ ऑफ द सन आर हीमोफिलिक। 2 लड़के हैं, एक लड़का ये है, एक ये है, तो आधे, देखिए ये नॉर्मल है, ये हीमोफिलिक, इसका मतलब आधे लड़के हमारे हीमोफिलिक हैं और लड़की एक कैरियर है। एंड हाफ ऑफ द डॉटर आर कैरियर, एक लड़की कैरियर है, एक नॉर्मल है। तो ये कब संभव है? जब 1X क्रोमोसोम ऑफ मदर जो है वो बीमारी से ग्रस्त हो, यानी देखने में तो नॉर्मल लगेगी लेकिन होगी ये कैरियर। तो ये सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 192 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 2 डोमिनेंट नॉन एलीलिक जीन आर 50 मैप यूनिट अपार्ट, द लिंकेज इज। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है, बात कर रहा है लिंकेज की, और 2 डोमिनेंट नॉन एलीलिक जीन है, ध्यान दीजिए, डोमिनेंट भी है, नॉन एलीलिक। लिंकेज कब होता है? एलीलिक पेरेंटल में, नॉन पेरेंटल में नहीं होता है। नॉन पेरेंटल की बात नहीं कर रहे हैं। तो नॉन एलीलिक जीन में 50 मैप यूनिट के लगभग जो है दूरी है, और नॉन एलीलिक जीन है तो लिंकेज की संभावना कितना है? तो चूंकि नॉन एलीलिक है तो पेरेंटल में हमारा लिंकेज होता है, और नॉन एलीलिक है तो जाहिर सी बात है कि या तो एब्सेंट होगा या इनकम्प्लीट होगा। देखिए 2 डोमिनेंट नॉन एलीलिक जीन आर 50 मैप यूनिट अपार्ट, कह रहा द लिंकेज इज एब्सेंट आर इनकम्प्लीट। Chromosome mapping is based on the fact that genes are linearly arranged in the chromosome and frequency of crossing over is directly proportional to the distance between 2 genes। तो कह रहा है अगर हम क्रोमोसोम मैपिंग की बात करें तो क्रोमोसोम मैपिंग इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि जीन एक लाइन में अरेंज होंगे किसी क्रोमोसोम में, और क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वो जीन के बीच डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब कि जैसे ये एक्स क्रोमोसोम है और ये एक्स इधर है, ये नॉन पेरेंटल है, तो इनका इधर उधर जा करके गैमीट से जाइगोट बनाना, इसे क्रॉस बोलते हैं, ब्रीड इसी को बोलते थे, क्रॉसिंग ओवर। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना होगी, और जितना कम डिस्टेंस होगी उतना लिंकेज की संभावना है, फिर वो नॉन पेरेंटल के साथ नहीं जा पाएंगे। तो वही कह रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि डोमिनेंट जीन शो सिस अरेंजमेंट, जो डोमिनेंट जीन होती हैं हमारी वो सिस अरेंजमेंट को शो करते हैं। सिस का मतलब सेम साइड, जैसे सेम लोकस पे, तो अगर सेम लोकस पे होंगी तो लिंकेज होगा ना, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। कह रहा है एट 50 मैप यूनिट सिस इज चेंज टू ट्रांस। अब कंडीशन क्या होती है कि जब 50 मैप यूनिट डिस्टेंस हो जाती है दूरी, तो इसको बहुत ज़्यादा दूरी माना जाता है, तो सिस यानी सेम साइड चेंज हो जाता है ट्रांस में, यानी अपोजिट साइड, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा भी है, अगर 50 मैप यूनिट से कम है तो ट्रांस चेंज हो जाता है सिस में। तो हैंस नो फिक्स्ड लिंकेज इज प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पर फिक्स्ड लिंकेज नहीं प्रेजेंट होगी, तो लिंकेज या तो एब्सेंट होगी या फिर इनकम्प्लीट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 193 आ जाता है। कह रहा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज। तो पॉलीजेनिक का मतलब बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो, तो क्या होता था हमारा स्किन कलर था, तो स्किन कलर पहला ही विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार देख चुके हैं इसलिए ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आ जाता है 194। कह रहा है मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ 7 पेयर ऑफ ट्रेट इन पी विच कैन हैव 21 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। कह रहा है 7 प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया मटर के पौधे पर मेंडल ने, जिनमें से कि 21 प्रकार के संयोजन या कॉम्बिनेशन संभव है। कह रहा है इफ यू आर टोल्ड दैट इन वन ऑफ दीज कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट ऑब्जर्व इन लेटर स्टडी। तो कह रहा है उनका जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं,
अगर हम अध्ययन किए और ये हमको नहीं मिला तो कह रहा है योर रिएक्शन विल बी, तो क्या संभावना है कि क्यों नहीं मिला। तो ध्यान दीजिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसा कि नाम से हमको पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब कि स्वतंत्र है जीन जाने के लिए, लेकिन अगर लिंकेज हो जाए, संलग्नता हो जाए, तो स्वतंत्र रूप से जीन नहीं जा पाएंगे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो लॉ है मेंडल का, वो हम लोग आगे की स्टडी में नहीं देख पाएंगे। तो वही कह रहा है कि मेंडल्स माइट नॉट हैव स्टडीड ऑल द कॉम्बिनेशन। तो जितने 21 कॉम्बिनेशन हैं, हो सकता है मेंडल ने पूरे कॉम्बिनेशन की स्टडी ना की हो, क्योंकि उनको लिंकेज के बारे में नहीं पता था, संलग्नता के बारे में नहीं पता था। संलग्नता उनके मृत्यु के पश्चात जब वैज्ञानिकों ने फिर से उनकी खोज शुरू की, तब ये बात पता चली। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पूरी स्टडी ना की हो, या मेंडल्स माइट नॉट हैव स्टडी ऑल द कॉम्बिनेशन, तभी संभव, क्योंकि लिंकेज के बारे में मेंडल ने नहीं कुछ बताया, इसका मतलब लिंकेज के बारे में उनको नहीं पता था। तो अगर लिंकेज होता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो खोज हो गई थी वो नहीं हो पाती, क्योंकि जीन स्वतंत्र रूप से पेरेंट वाली नॉन पेरेंटल के साथ नहीं जा पाती और रिकॉम्बिनेशन संभव नहीं हो पाता। तो बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। करा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्टेट्स दैट व्हेन टू इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इज टू और मोर पेयर ऑफ फैक्टर, the inheritance of one pair is quite independent of the inheritance of other। तो एक पेयर जो जीन का है वो दूसरे से स्वतंत्र है अपने लक्षण प्रकट करने के लिए। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज फैक्टर और जीन विच आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र विभजन का नियम जो मेंडल का है वो तभी संभव है जब फैक्टर या जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित हो। अगर एक में ही होगा तो फिर संलग्नता या लिंकेज दिखाई देगी, तब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नियम हम लोग नहीं जान पाएंगे या मेंडल नहीं खोज पाते अगर लिंकेज दिख जाता तो। अब क्वेश्चन नंबर 195 आ जाता है, कह रहा है सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य में सेक्स का डिटर्मिनेशन कब होता है, तो एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है कि एक्स और वाई दो प्रकार के स्पर्म होते हैं और ओवम में एक्स ही प्रकार का स्पर्म होता है। तो अगर एक्स वाई मिलेंगे तो मेल हो जाता है और अगर एक्स एक्स मिलेंगे तो फीमेल चाइल्ड को जन्म होता है। तो ये कब डिसाइड होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी फर्टिलाइजेशन जिसे कहते थे संयुग्मन। तो फर्टिलाइजेशन के समय, अरे ये फर्टिलाइजेशन के समय बी वाला करेक्ट है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए कह रहा है सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेक्स ऑफ द बेबी डिपेंड अपॉन द स्पर्म व्हिच फर्टिलाइज द ओवम। तो जो बच्चे का सेक्स है यानी मेल होगा कि फीमेल, ये कौन डिसाइड करता है, स्पर्म। क्योंकि स्पर्म एक्स और वाई दो टाइप के होते हैं जबकि ओवम केवल एक्स टाइप का होता है। तो एक्स और वाई में से डिसाइड होता है स्पर्म से कि वाई अगर चला जाएगा एक्स के साथ तो लड़का होगा, अगर एक्स चला गया तो लड़की होगी। अब क्वेश्चन नंबर 196 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।